दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम दोस्त बने तो शर्मिंदा न हो। बशीर भद्र साहब के इसी शेर की तर्ज पर कल तक एक दूसरे का गला काटने को तैयार बैठे राजनीतिक दल एक साथ आते हैं और सम्मिलित होकर फाइनली एक गठबंधन बना लेते हैं। उसका नाम रखा जाता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसमें 26 पार्टियां शामिल हैं। ये सारी बातें अभी तक आप लोगों को पता चल चुकी होंगी, तो आज हम ये पूरी कहानी आपको फिर से सुनाने तो बिल्कुल नहीं आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, इन दोनों गठबंधन की जीत और हार के बीच जो प्रश्न खड़े हैं, आज हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पॉलिटिकल प्रपंच के इस नए एपिसोड को शुरू करते हैं। आजकल पूरे देश में यही हवा है कि पूरे विपक्ष ने पिछले 9 सालों में जो भी काम किए हैं उसमें सबसे अच्छा काम यही किया है कि वो एक साथ आकर गठबंधन बना लिए और बीजेपी के खिलाफ लड़ने को एक तगड़ा हथियार ढूंढ लिया है। और आप अगर थंबनेल देख कर आए हैं क्या बीजेपी डरी हुई है, तो इसका उत्तर भी आपको दिए हुए चलते हैं। तो इसका उत्तर बिल्कुल हाँ है, क्योंकि जो बीजेपी ये सोच रही थी कि हम तो आसानी से जीत जाएंगे, उछल करते हुए बैठे थे कि हमारे विरुद्ध में कौन है, हमारे विरुद्ध में लड़ेगा कौन। कांग्रेस जो 50 सीटों पर खड़ी है, टीएमसी जो 22 सीटों पर है, लेकिन फिर सब इकट्ठा हुए और एक मजबूत गठबंधन बन गया इंडिया। हाँ, तो फिर होना क्या था, बीजेपी वाले भी जल्दी जल्दी धूल फांक रहे एनडीए को पहुंच पाँच कर सामने लाए और बताने लगे तुम्हारे 26 हैं तो हमारे 38 हैं। वो अलग बात है कि उनमें से 25 पार्टियों के पास लोकसभा में एक भी एमपी नहीं। अब हम आपके सामने इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के सामने जो बड़े प्रश्न हैं उनको रखने जा रहे हैं, जिनके उत्तर इन गठबंधन को ढूंढने ही पड़ेंगे अगर इन्हें सरकार बनानी है। और साहब, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सब्सक्राइबर काउंट पर तरस खाइए और इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाने की कृपा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडिया गठबंधन से, जिसके सामने प्रश्न तो बहुत हैं। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कहीं इसको लेकर गठबंधन में फूट तो नहीं होगी। ये प्रश्न इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जो कांग्रेस पिछले 5 चुनाव से 400 से अधिक सीटों पर लड़ती आई है, क्या वो 300 सीटों पर लड़ने को तैयार होगी? अगर तैयार होगी तो अच्छी ही बात है। खड़गे साहब ने भले ही कह दिया हो कि हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर क्या वो पंजाब के कांग्रेस के अपने गढ़ में आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी सीटें देने को तैयार होंगे, या फिर दिल्ली की 7 सीटों में से 5 सीटें आम आदमी पार्टी को दे देंगे? सवाल तो है। और अब इधर अगर पश्चिम बंगाल साइड चलते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि कांग्रेस और टीएमसी जो एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी हैं, क्या वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या वो सीटें शेयर करेंगे? और अगर सीटें शेयर करेंगे तो उनके वोट एक दूसरे में ट्रांसफर होंगे, या फिर बीच का लड्डू बीजेपी खाएगी? इन दोनों की सीट शेयरिंग से फायदा बीजेपी को हो जाएगा। और अगर हम इधर महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं तो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या कांग्रेस उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी को अच्छी खासी सीटें लड़ने के लिए देंगी, क्योंकि इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत इनकी ही बी टीम है, इनकी ही बी पार्टीज हैं जो इन्हीं से टूट कर बनी हैं। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी जो इनके तुलना में काफ़ी मजबूत नज़र आ रही हैं। और अगर कांग्रेस इनको अच्छी सीटें दे देती है तो जो सीटें कांग्रेस जीत भी सकती है शायद वो भी हार जाए। तो ये प्रश्न भी इस गठबंधन के सामने आगे बढ़ चढ़ कर बोलेगा। इसलिए विपक्ष को सीटों के बंटवारे को लेकर बहुत ही सजग रहना होगा, क्योंकि एक गलती और कमल खिला। देखिए, अगला जो बड़ा प्रश्न इंडिया गठबंधन के सामने है वो ये है कि क्या इस बार विपक्ष अपना कोई मुद्दा जनता के सामने रखेगी, या फिर मोदी चोर है, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, बस इसी मुद्दे पर फिर से चुनाव लड़ेगी। अगर विपक्ष वालों को अब भी इतनी अकल नहीं आई तो इन्हें 2019 का इलेक्शन रिजल्ट उठाकर देख लेना चाहिए। इन्होंने नारा दिया चौकीदार चोर है,
पूरा देश एक साथ बोला, मैं भी चौकीदार हूं, और कमल के बटन को जमकर दबाया गया और बीजेपी 300 पार चली गई। तो अगर यही गलती ये फिर दोहराते रहे और अपने मुद्दे सामने ना लाकर सिर्फ मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी चोर, यही सब मुद्दों पर अगर ये लड़ते रह गए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि इस बार बीजेपी को आप 350 पार जाते देख सकेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार के गलत फैसलों पर विपक्ष को जमकर अपनी आपत्ति जतानी चाहिए, जमकर उसके खिलाफ प्रदर्शन करने चाहिए, लेकिन उन्हें साथ ही साथ अपने मेन मुद्दे को भी जनता तक पहुंचाते रहने चाहिए। आपको जनता के बीच में जाना होगा, भले ही कम दिन बचे हों, लेकिन आपको लोगों के बीच उनका साथी बनकर उनके प्रोटेस्ट में खड़ा होना होगा। आपको अपने मुद्दे सामने रखने होंगे कि आप शिक्षा के बारे में क्या करने वाले हैं, आप रोजगार के बारे में क्या करने वाले हैं, कैसे रोजगार देने वाले हैं, आप इकोनॉमी को कैसे ऊपर ले जाने वाले हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या करने वाले हैं। यही नहीं, ये मुद्दे आपको जनता की जुबान पर लाने होंगे। हर व्यक्ति को आपके ये मुद्दे पता होने चाहिए कि आप ये करने वाले हैं, तब शायद कुछ हो। माना कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन विपक्ष वालों को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि उनके सामने जो शख्स है उसका नाम मोदी है। बीजेपी को वोट कैंडिडेट के नाम से नहीं मिलते, मोदी के नाम से मिलते हैं। तो अगर विपक्ष मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, यही करके सिर्फ चुनाव लड़ना चाहती है और अपने मुद्दे सामने नहीं रखेगी, तो यकीनन विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, और उसका क्या होगा उसका भगवान ही मालिक है। अब अगला प्रश्न जो इंडिया गठबंधन से है, उसको जानने की इच्छा हम सभी में है कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि विपक्ष यही सोच रहा है कि पहले चुनाव जीत जाएं और उसके बाद सहमति से अपना नेता चुनकर उसे प्रधानमंत्री बना दें, और ऐसा हमने 90 के दशक में कईयों बार होते हुए भी देखा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन ना, यही तो एक बड़ी मुश्किल है कि ये 90 के दशक का भारत नहीं है, ये 2023 के दशक का भारत है। यहाँ अगर आम नागरिक अगर एमडीएच का मसाला खरीदता है, तो अगर उस पर चाचा चौधरी की फोटो नहीं है तो उसे फेक समझता है। तो एक गठबंधन में अगर उसका नेता नहीं होगा, अगर उसका मेन उम्मीदवार सामने नहीं होगा, तो जनता उस पर विश्वास कैसे करेगी? ये सवाल बड़ा है। चलिए अब एक एजम्पशन मान भी लेते हैं कि ये गठबंधन अपना नेता चुन भी लेता है, अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार जनता के सामने ला भी देता है, तो इसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होगा कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार इस गठबंधन की तरफ से होगा कौन। तो इसके जवाब में हमारे दिमाग में जो सबसे पहला उत्तर आता है वो है राहुल गांधी। लेकिन 2019 के चुनाव में हम सब ने देखा कि राहुल गांधी यूपीए गठबंधन के मेन नेता थे और अपेरेंटली उसके प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी थे, भले ही ये ऑफिशियली अनाउंस ना किया गया हो। और उस इलेक्शन में हमने देखा कि यूपीए गठबंधन कितनी बुरी तरह पिटा, 52 सीटों पर ही अटक कर रह गया और राहुल गांधी खुद अपनी अमेठी की सीट हार गए। तो राहुल गांधी मुश्किल है। तो अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार के साथ दिक्कत ये है कि उनकी सीटें भी कम होंगी और इस पर सभी पार्टियां उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने को तैयार भी नहीं होंगी। और दूसरी तरफ उनके दल बदलने की फितरत से पूरे देश की जनता वाकिफ है, तो उन पर भरोसा जता पाना जनता के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, तो उनकी दावेदारी भी कमज़ोर ही है। और अब अगर हम तीसरे ऑप्शन के बारे में सोचते हैं तो ममता बनर्जी, लेकिन उनका दावेदार बनना और भी मुश्किल है, क्योंकि वो ममता बनर्जी जो गौ हत्या का समर्थन करती हैं, जिन्हें जय श्री राम के नारों से दिक्कत है, तो उन्हें हिंदी भाषी राज्य कैसे स्वीकार कर पाएंगे? वो उन्हें सिरे से नकार देंगे और गठबंधन को इसका जमकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार बनाना तो दूर की बात रही। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के सामने इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर यही है कि राहुल गांधी को अपना दावेदार बना दें, क्योंकि 2019 से लेकर 2023 तक अगर किसी शख्स की देश में इमेज चमकी है तो वो सिर्फ राहुल गांधी की है। उनकी जितनी इमेज देश में किसी की नहीं चमकी। लोगों का उन पर विश्वास भी बढ़ा है, लोग उन्हें
दावेदार भी देखना चाहते हैं और विपक्ष को इस कंफ्यूजन से दूर निकलना चाहिए और राहुल गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट देश के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस अलायंस की जो सबसे मेन पार्टी है जिस पर इस अलायंस की जीत और हार डिपेंड करती है वो है बीजेपी, और उसके सबसे बड़े कर्णधार, सबसे बड़े सूत्रधार स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अभी ये पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है और जो टीवी पर ओपिनियन पोल्स चल रहे हैं उसमें भी इस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंडिया अलायंस के आने के बाद ये गठबंधन भी डरा हुआ है। कुछ प्रश्न तो इसके सामने भी हैं जिसके उत्तर इन्हें भी ढूंढने ही होंगे। पहला जो प्रश्न इस गठबंधन के सामने है वो ये है कि क्या इस सूरत में जब किसी भी अलायंस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तब बीजेपी और एनडीए न्यूट्रल पार्टीज का समर्थन हासिल कर पाएगी, क्या उनको अपने साथ मिला पाएगी। यहाँ न्यूट्रल पार्टी का तात्पर्य उन पार्टियों से है जो ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं ना एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं और वो खुद अपने दम पर चुनाव लड़ने के प्लान में हैं, जिसमें शामिल हैं उड़ीसा की बीजू जनता दल, आंध्र की वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना की तेलुगु देशम पार्टी, कर्नाटक की जनता दल सेकुलर, यूपी की बसपा, पंजाब की अकाली दल और बीआरएस। और इन पार्टीज के पास लोकसभा में 50 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेंबर्स, ये न्यूट्रल पार्टीज के मेंबर कितने काफ़ी हैं सरकार गिराने और बनाने में। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को इन पार्टियों से अच्छे संबंध बनाकर रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि आंतरिक भविष्य में बीजेपी को इनकी ज़रूरत पड़े। अगला जो प्रश्न है वो बीजेपी वालों को बहुत कचोटता होगा कि हिंदी भाषी राज्यों में ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंसी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में लगातार कमज़ोर पड़ना कहीं बीजेपी को भारी तो नहीं पड़ जाएगा। ये प्रश्न बीजेपी वालों के लिए इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं इसमें उसने अपनी पीक छू ली है। यहाँ तक कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में बीजेपी ने लगभग फुल स्कोर कर लिया है, लगभग सभी सीटें ही जीत ली हैं। तो यहाँ सीटें इनकी बढ़ने की उम्मीद तो बहुत ही कम है। इसके उलट इसके आसार ज़्यादा हैं कि यहाँ इनकी सीटें कम हों और यहाँ ये कमज़ोर पड़ें। तो ये प्रश्न बीजेपी को इसलिए भी और ज़्यादा कचोटता होगा। और उधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल जैसे गैर हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की हाल पूरी तरह से खस्ता है। ये लगातार वहाँ फ्लॉप होती हुई आई है और इन राज्यों में बीजेपी के 0 एमपीज हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या वो इन राज्यों में अपनी सीटें बढ़ा पाएगी। अभी प्रश्न तो बहुत हैं दोनों पार्टियों से, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा।